नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। तो संसद के अंदर जम के हिंदू मुसलमान करने, बांग्लादेश, ये वो सारा तमाशा, बंगाल के अंदर एक से एक घटिया पोस्टर और मीम लगाने के बाद प्रधानमंत्री महोदय जा रहे हैं 3 मुस्लिम देशों में समर्थन बनाने, अपना रिश्ते बनाने जा रहे हैं, आध्यात्मिक रिश्ते बनाने जा रहे हैं। अब कौन सा आध्यात्मिक जुड़ाव उनका मुस्लिम देशों के साथ है वो समझना किसी के लिए भी कोई खास मुश्किल काम नहीं है। लेकिन यह मजेदार है कि देश के अंदर मुसलमानों को लगातार गाली देते रहो, देश के अंदर मुसलमानों को घुसपैठिया बताओ, देश के अंदर मुसलमानों से कहो कि वंदे मातरम गाओ, देश के अंदर मुसलमानों की दाढ़ी नोचो, देश के अंदर मुसलमान कोई बूढ़ा हो उसको जबरदस्ती जय श्री राम कहलाओ, देश के अंदर के मुसलमानों से रोज देशभक्ति के सर्टिफिकेट मांगो और उसके बाद जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान जाकर वहां के मुस्लिम लीडर्स के साथ गले मिलो, उनको भाई कहो, कहो हमारा तो सदियों का रिश्ता है, ये तो हमारे भाई जैसे हैं, माई फ्रेंड है, फला है, ढिमका है। ये आपको क्या लगता है? सच में बताइएगा, क्या यह दोहरापन नहीं है? एक तरफ मिडिल ईस्ट के नेताओं से लगातार अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश, यह अलग बात है कि आप अपने देश में ऐसे ऐसे नाटक होने दे रहे हैं जिसके चलते मिडिल ईस्ट में आपकी इमेज लगातार खराब हो रही है। चाहे वो इजराइल का समर्थन हो और या धुरंधर जैसी फिल्में अपने देश में बनवाना और उनको रिलीज होने देना, जिसके ऊपर मिडिल ईस्ट में कई सारे देशों ने इसलिए प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि उसमें एंटी पाकिस्तान, एंटी मुसलमान एजेंडे के अलावा कुछ और है ही नहीं। यह अलग बात है कि आपकी नीतियों के चलते सऊदी अरबिया ने पाकिस्तान के साथ समझौता कर लिया है और वो भी ऐसा समझौता कर लिया है कि पाकिस्तान से अगर आप जंग करेंगे तो सऊदी अरबिया ये मानेगा कि उसके साथ जंग हो रही है, हथियार भी देगा, सैनिक भी दे सकता है, पैसे भी दे सकता है। यह सब आपके नाक के नीचे हो गया। ऐसा आपने किया कि जिस ईरान के साथ बरसों बरस से हमारी दोस्ती थी, आजादी के पहले जिस ईरान के साथ हमारी दोस्ती थी, कितने लोगों को पता होगा कि भगत सिंह के चाचा अजित सिंह जब हिंदुस्तान से भागे थे इसलिए कि अंग्रेज उनको गिरफ्तार करने वाले थे, तो सबसे पहले जाकर ईरान में रुके थे। जिस मुल्क के साथ इतनी पुरानी हमारी दोस्ती थी उसका आपने साथ नहीं दिया जब वो इजराइल के साथ जंग कर रहा था। नतीजा ये कि आज ईरान के साथ भी हमारे रिश्ते वैसे नहीं हैं जैसे हुआ करते थे। और अब चले हैं हमारे मोदी जी 3 मुस्लिम देशों की यात्रा पर। हमारे मोदी जी निकल गए हैं। वैसे भी नया साल आने वाला है तो नए साल के पहले छुट्टियां बनती हैं, नए साल के पहले थोड़ा विदेश वगैरह घूमना बनता है। तो मोदी जी 3 विदेशों में जा रहे हैं और मजेदार बात, जैसा मैंने आपको बताया कि तीनों के तीनों मुस्लिम देश हैं। अब देखिएगा वहां से कितनी सुंदर सुंदर तस्वीरें आएंगी। यहां आपको एक और बात बता दूं कि राहुल गांधी की जर्मनी यात्रा की खबर आई थी कि राहुल गांधी जर्मनी जाने वाले हैं और पूरी भारतीय जनता पार्टी का जो ट्रॉल विंग होता है वो राहुल गांधी के पीछे पड़ गया था कि आप चलती संसद के बीच में बाहर कैसे जा रहे हैं। अब उसी ट्रॉल विंग से मेरा सवाल है कि 19 दिसंबर तक संसद चल रही है और 16 तारीख से हमारे मोदी जी विदेश में रहेंगे, तो चलती संसद छोड़कर मोदी क्यों विदेश जा रहे हैं? और यह पहली बार नहीं हुआ है, कांग्रेस ने पूरा चार्ट लगा दिया है। अगस्त 2014 से बात शुरू की है जब नए नए प्रधानमंत्री बने थे और जुलाई 2025 तक की बात की है। लगभग हर संसद सत्र में मोदी जी बाहर घूमने चले जाते हैं, संसद के अंदर दिखाई नहीं देते हैं। संसद, लोकतंत्र और संविधान का कितना सम्मान है उनके मन में, ये इस चार्ट को देखकर समझ में आ जाता है। अब ये नहीं समझ में आता कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के ट्रॉल्स राहुल गांधी को ट्रॉल करते रहते हैं कि वो विदेश चले गए संसद के समय छोड़कर, वो मोदी जी से सवाल पूछने की हिम्मत क्यों नहीं कर पाते? जो गोदी मीडिया के चैनल राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे थे कि संसद के बीच में आप विदेश कैसे चले गए, वही गोदी मीडिया के चैनल क्या हिम्मत कर पाएंगे मोदी जी से सवाल पूछने की कि आखिर 3 मुस्लिम देशों से संबंध बनाने की या वहां यात्रा करने की ऐसी क्या जल्दी थी कि आपने चलती संसद के बीच में ही प्रोग्राम बना लिया? 19 तारीख के बाद चले जाते, 20 को चले जाते। लेकिन मोदी से सवाल पूछने की हिम्मत जिस दिन गोदी मीडिया में हो जाएगी उस दिन तो हमारे जैसे लोगों की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। हम फिर से अपने पढ़ने लिखने के काम में लग जाएंगे कि चलो देश का मीडिया अपना काम कर रहा है। वैसे देश के मीडिया ने एक और काम किया, आपको याद होगा। देश के मीडिया ने जब पुतिन आए थे तो पुतिन को पापा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
पुतिन की ऐसे तारीफ की गई, पहुंच गए दो लोग उनका इंटरव्यू लेने के लिए, आज तक की दो पत्रकार पहुंच गई उनका इंटरव्यू लेने के लिए, और ऐसे ऐसे जाहिलाना सवाल पूछे गए हैं जिस पर बात करते समय भी हंसी आती है। यहां अंतर मंतर हो गया, उनकी आरती हो गई, सब कुछ हुआ, ऐसा लगा कि बस पुतिन नहीं उतरे हैं स्वर्ग से, इंद्रदेव उतर गए हैं, उनकी पूजा आरती सब कुछ हो जाए। गोदी मीडिया चलाता रहा, पुतिन से रिश्ता, पुतिन से रिश्ता, पुतिन से रिश्ता, ऐसा बना, मोदी जी ने ये कहा, माय बेस्ट फ्रेंड, फला ढिमका, सब कुछ। ऐसा लगा कि चलो अब फिर से एक बार रूस से मोदी जी ने बड़ा अच्छा रिश्ता बना लिया, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। लेकिन अब अगर एक अखबार की खबर पर भरोसा करें तो हकीकत यह है कि पुतिन आए और गए, लेकिन उनके साथ कोई बड़ा समझौता नहीं हो पाया। समझौता हुआ लाला रामदेव का। आपको पता है कि लाला रामदेव ने एक समझौता कर लिया, अपना माल रशिया में बेचने का, उनका फायदा तो हो गया। लेकिन जहां तक हथियारों का मामला है, आपको याद होगा मेजर जनरल यश मोर से मैंने लंबी बात की थी और उस बात में यह सामने आया था कि भारत की सेना के पास, खासतौर पर एयरफोर्स के पास हथियारों की काफी कमी है। अगर अपने प्रतिद्वंदी देशों से हम देखें, चाइना से और बाकी मुल्कों से हम तुलना करें, तो हमारे हथियार पुराने पड़ चुके हैं। नई पीढ़ी के, नई जनरेशन के हथियार हमारे पास नहीं है। और जनरल साहब का यह कहना था कि रशिया से अगर समझौता होता है तो हमें हथियार मिल सकते हैं जो सस्ते भी हैं और हमारे लिए काफी काम के हो सकते हैं। अब यह अखबार बता रहा है कि जिस Su-57 स्टील्थ फाइटर जेट की बात थी, जो 5वीं पीढ़ी का है, 5th जनरेशन का है, उसकी जो बात थी कि वो खरीदा जाएगा रशिया से, उस पर कोई खास समझौता नहीं हो पाया। यह अखबार बता रहा है कि पुतिन और उनके साथ जो लोग आए थे वो लगातार इस बात पर जोर देते रहे कि यह हथियार हमसे खरीद लीजिए। और उस समय भी बातचीत पर मैंने कहा था कि रशिया की भी दिक्कत यह है कि उसके पास खरीदार कम बचे हैं। आपकी दिक्कत यह है कि आपको अमेरिका टेक्नोलॉजी नहीं दे रहा, सोर्स कोड नहीं दे रहा, इजराइल भी टेक्नोलॉजी और सोर्स कोड नहीं दे रहा है। रशिया के हथियार पहले से भी हमारे पास हैं, तो अगर रशिया से हम हथियार खरीदते हैं तो यह हमारे लिए फायदे का सौदा हो सकता है। लेकिन जाने कौन सा प्रेशर था, ट्रंप का प्रेशर था या कोई और प्रेशर था, कि इस अखबार की खबर को अगर सच माने तो हमने रशिया के साथ कोई बड़ा समझौता नहीं किया। सारा खेल हाथ मिलाने का, फोटो खिंचाने का, गले लगने का, एयरपोर्ट पर जाकर रिसीव करने का, किसी मैरिज हॉल से पुराना वो जो लाल कालीन होता है उसको ले आने का, जिसको बाद में लपेटते हुए, जब लपेट के रिक्शे वाले ले जा रहे थे तो विदेशी मीडिया ने बाकायदा उसको कवर किया। वो लाल कालीन ले आना, उस लाल कालीन पर पुतिन को चलाना जो तुड़ा मुड़ा हुआ था, ये सारे पर ही सारा जोर रहा। सारा जोर रहा खाने में क्या है, पीने में क्या है। असल में कोई बड़ा समझौता रूस के साथ नहीं हो पाया। अब अगर यह खबर सच है तो सवाल यह उठता है कि जब 5th जनरेशन का जहाज चाइना से पाकिस्तान खरीद रहा है और हमारे पास 5th जनरेशन का हथियार है ही नहीं, अमेरिका से अगर आप यह हथियार खरीदेंगे तो आपको टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी, तो बहुत महंगा भी पड़ेगा और अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो ये स्टील फाइटर जेट जो हमारे पास नहीं है, वो रशिया से क्यों नहीं खरीदा गया? इसका जवाब मिलता है कल के नरेंद्र मोदी जी के ट्वीट में। ऐसा लगता है कि पुतिन की यात्रा से अमेरिका जिस तरह से नाराज था, आपको याद होगा, खुली बैठक में ओपन सारे पत्रकारों के बीच ट्रंप ने यह बात कही कि चावल बहुत ज्यादा हिंदुस्तान बेच रहा है अमेरिका को, उसके ऊपर भी हम टैरिफ लगाएंगे, हिंदुस्तान का चावल अमेरिका में नहीं आने देंगे। और भी कई सारे जो बयान आए थे जिससे साफ दिखाई दे रहा था कि पुतिन से मुलाकात पर अमेरिका नाराज है। ऐसा लगता है कि ट्रंप को मनाने के लिए, ट्रंप को समझाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने कल फोन पर बात की है। मजेदार यह है कि इसके पहले जहां भी ट्रंप से सीधी मुलाकात और बात हो सकती थी, वहां जाने से मोदी जी बचते रहे हैं। मोदी जी चाहते तो फलस्तीन पर जो यूएन की मीटिंग हुई थी वहां जा सकते थे, ट्रंप फुल टाइम था, और आपकी ट्रंप से वहां पर साइड लाइंस पर बात हो सकती थी। और भी कई सारे ऐसे मौके आए थे जहां आपकी ट्रंप से मुलाकात हो सकती थी, लेकिन जानबूझकर वहां आप नहीं गए। और अब कह रहे हैं कि ट्रंप के साथ हमारी फोन पर बहुत अच्छी बात हुई है। तो ऐसा क्या है कि जहां मुलाकात हो सकती थी वहां तो आप नहीं गए, लेकिन फोन करके आप बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसमें ऊर्जा, रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की बात हुई। अब दोनों कड़ियां जोड़ लीजिए।
जोड़ लीजिए कि पुतिन आते हैं लेकिन उनके साथ रक्षा समझौते नहीं होते हैं, डिफेंस डील नहीं होती है, रूस से हथियार खरीदने पर सहमति नहीं बनती है। और उनके जाने के बाद ट्रंप को फोन किया जाता है और कहा यह जाता है कि ट्रंप के साथ ऊर्जा, रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की बात हुई। निकल के क्या आता है? निकल के यह आता है कि ट्रंप ने शायद सीधे कहा कि बहुत सीधी बात है, अगर टैरिफ से बचना है, अमेरिका के साथ व्यापार करना है तो हथियार हम ही से खरीदने होंगे। भले हमारे हथियार महंगे हो, भले हम तुमको सोर्स कोड ना दें, भले हम तुमको टेक्नोलॉजी ना दें, लेकिन हथियार हम ही से खरीदने पड़ेंगे। तो फिर क्या होगा? फिर गोदी मीडिया ट्रंप के ढोल मजीरे बजाना शुरू कर देगा। फिर माई बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप चलेगा, फिर हाउडी मोदी चलेगा, घूम फिर के फिर ट्रंप की गोदी में ही जाएंगे। और उसके पहले जा रहे हैं ओमान, जॉर्डन और इथियोपिया। इथियोपिया को तो खैर फिलहाल छोड़ दीजिए, लेकिन जॉर्डन और ओमान को आप बड़े आराम से अमेरिका का एजेंट कह सकते हैं। ये मिडिल ईस्ट के वो मुल्क हैं जो अमेरिका के बेहद बेहद करीब हैं, जो वही करते हैं जो अमेरिका चाहता है। अब क्या ये पूरा खेल फिर से अमेरिका के पाले में जाकर बैठने के लिए है? यह बात कुछ दिनों बाद समझ में आएगी। इसके साथ अगर आप एक खबर और जोड़ लीजिए तो यह बात और थोड़ी सी क्लियर होनी शुरू हो जाती है। कल ही यह खबर आई है कि अमेरिका पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट अपग्रेड करने के लिए $686 मिलियन, $686 मिलियन, यानी अगर रुपयों में कन्वर्ट करें तो 5800 करोड़ रुपए, यानी 5800 करोड़ रुपीस अमेरिका देने वाला है पाकिस्तान को, ताकि F-16 फाइटर जेट को अपग्रेड किया जा सके। डॉन ने यह रिपोर्ट दी है और आपको पता है कि पहले ही F-16 फाइटर जेट जो है वो अमेरिका पाकिस्तान को दे दिया है, जो हमारे पास नहीं है। अब ये जो F-16 फाइटर जेट है, इसकी टेक्नोलॉजी कभी अमेरिका नहीं देता है, आप जानते हैं। तो उसको अपग्रेड करने के लिए लिंक 16, डेटा लिंक सिस्टम, क्रिप्टोग्राफिक इक्विपमेंट और भी इस तरह की जो चीजें जरूरी होती हैं जिससे उसको अपग्रेड किया जा सकता है, उसका दर्जा बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए बहुत दिनों से पाकिस्तान अमेरिका से मिन्नतें कर रहा था। और आप देखिए, रूस की भारत यात्रा के तुरंत बाद, पुतिन की भारत यात्रा के तुरंत बाद अमेरिका F-16 को अपग्रेड करने के लिए राजी हो जाता है और पाकिस्तान को पैसे देने की बात पब्लिकली आ जाती है। मतलब क्या है? मतलब है कि ट्रंप ने किनारे से एक धमकी आपको दी है कि आप अगर रशिया से हथियार खरीदेंगे तो हमारे जो F-16 पड़े हुए हैं पाकिस्तान के पास, उसको तो हम अपग्रेड करेंगे ही, और भविष्य में और बेहतर हथियार पाकिस्तान को दे सकते हैं। अब पाकिस्तान को अमेरिका से भी बेहतर हथियार मिल रहे हैं और चाइना से भी बेहतर हथियार मिल रहे हैं। आपके पास कोई विक्रेता नहीं है। आपने रफाल खरीदा फ्रांस से, उसकी भी टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं है, और रफाल को लेकर जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसमें कोई बहुत अच्छी रिपोर्ट नहीं आई है। अब आप यूरोप से खरीद सकते हैं, या रशिया से खरीद सकते हैं, या अमेरिका से खरीद सकते हैं। ये तीन आपके पास विकल्प हैं। तो आपने रशिया से हथियार नहीं खरीदा और कल शायद फोन करके ट्रंप साहब को कह दिया कि मालिक, हम आपसे ही खरीदेंगे जो खरीदेंगे, और हो सकता है कि बहुत जल्दी जब ट्रेड डील का मामला फाइनल हो, अमेरिका टैरिफ हटा ले, कम कर दे, और साथ में आपको खबर आए कि वो जहाज जिनके बारे में एलन मस्क ने कहा था कि ये उड़ते हुए कॉफिन है, फ्लाइंग कॉफिन है, यानी उड़ती हुई कब्रगाहें हैं, वो जहाज ढेर सारा पैसा देकर मोदी जी भारत में लाकर खड़ा कर दें, जिससे एयरफोर्स को भले फायदा हो ना हो, लेकिन अडानी अंबानी को परोक्ष काफी फायदा हो सकता है। तो ये जिस तरह की इंटरनेशनल पॉलिसी चल रही है, आज ट्रंप आपके इतने करीबी दोस्त हो जाएंगे कि आपके लोग ट्रंप की मूर्ति पर माला चढ़ाएंगे, उसकी आरती करते हुए दिखेंगे। कल अचानक पुतिन उनके पापा बन जाएंगे और पुतिन की आरती करते हुए दिखेंगे। आज गोदी मीडिया यह दिखाने की कोशिश करेगा कि ट्रंप के सबसे करीबी तो मोदी हैं। कल वही गोदी मीडिया यह दिखाने की कोशिश करेगा कि नहीं नहीं, पुतिन जो है वो मोदी जी के बेस्ट फ्रेंड है। वही गोदी मीडिया ट्रंप की आरती उतारेगा और फिर जाके पुतिन की आरती उतारेगा। ऐसे इंटरनेशनल पॉलिसी नहीं चलती। इतने ढोल मजीरे बजाकर, इतना शोर करके, इतना इंडियन पॉलिटिक्स में, घर की पॉलिटिक्स में तस्वीरों को और वीडियोस को यूज करके इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नहीं चलती।
इससे एक आदमी की इमेज तो बन सकती है, लेकिन देश का कोई बड़ा फायदा नहीं होता। मैं अब भी कह रहा हूं कि मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि प्रधानमंत्री महोदय जॉर्डन, इथोपिया, ओमान जाएंगे, बिल्कुल जाना चाहिए। मिडिल ईस्ट के साथ हमारा ट्रेडिशनल रिश्ता रहा है, उसको बनाना चाहिए। लेकिन तीन बातें यहां पर समझना बहुत जरूरी है। अगर आप हिंदुस्तान के अंदर अपनी माइनॉरिटीज को, मुसलमानों को और ईसाइयों को लगातार दोयम दर्जे का नागरिक बनाएंगे, उनके साथ लगातार बुरा व्यवहार होगा, मारपीट होगी, लिंचिंग होगी, संसद के अंदर अपमान होगा, उनकी देशभक्ति का लगातार इम्तिहान लिया जाएगा, तो याद रखिए, चाहे वो मुस्लिम बहुल मिडिल ईस्ट हो, चाहे ईसाई बहुल यूरोप हो, वहां से आपके रिश्ते भी प्रभावित होंगे। दूसरी बात कि जब व्यक्तिगत इमेज, पर्सनल इमेज को देश की इमेज से बड़ा रखा जाएगा, पर्सनल दोस्तियों को देश की इमेज से बड़ा रखा जाएगा, तो यही होगा, कभी आप कूद कर उधर जाएंगे, कभी आप कूद कर इधर आएंगे। और तीसरी और आखिरी बात जो सब कहते हैं और 1000 बार दोहराई जा चुकी है कि अमेरिका की दुश्मनी तो खतरनाक है, लेकिन अमेरिका की दोस्ती उससे ज्यादा खतरनाक है। आप ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, अगर ग्लोबल साउथ में अपनी पैठ अच्छी नहीं बनाएंगे, अगर ग्लोबल साउथ के देशों को बराबरी के साथ ट्रीट करते हुए उनसे रिश्ते अच्छे नहीं बनाएंगे, तो अमेरिका के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर दुनिया में डंका बजवाने का आपका ख्वाब बार 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 टूटेगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।